नमस्कार। लॉ एंड प्रैक्टिस विद सुनील जी में आपका एक बार पुनः स्वागत। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को आप अंत तक देखें। थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है और प्योर लॉ का सब्जेक्ट है, तो ये विशेष रूप से सचेत आम नागरिकों के साथ साथ लॉ के स्टूडेंट्स, मेरे जुडिशरी के परिवार के सदस्य और जो मेरी लॉयर्स की कम्युनिटी है, एडवोकेट्स की कम्युनिटी है, उनके शायद कुछ उनके लिए उपयोगी होगा, ऐसा मैंने प्रयास किया है। दोस्तों, मुद्दा है जो अभी कुछ दिन पहले ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने, पहले इस तरह की रिपोर्टिंग हुई, मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट्स आई कि उन्होंने एक आदेश दिया है कि जो भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं श्री राहुल गांधी, उनके विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज करने का उन्होंने आदेश दिया। और एफआईआर का मसला ये था कि उनके पास एक विघ्नेश शिशिर नाम के बीजेपी के वर्कर हैं कर्नाटक के, उन्होंने एक आरोप लगाया कि इनके पास डुअल सिटीजनशिप है, दो देशों की नागरिकता है, एक भारत और एक यूनाइटेड किंगडम, मतलब जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में ब्रिटेन या इंग्लैंड कहते हैं। तो दो देशों की इनके पास नागरिकता का होने का आरोप लगाया। और चूंकि वो आरोप आर्टिकल 9 भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका उल्लंघन है, जो साफ कहता है कि डुअल सिटीजनशिप हमारी अलाउ नहीं होगी। जैसे ही कोई नागरिक भारत का है, अगर वो कोई दूसरा किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो फिर जो भारत की नागरिकता है वो स्वतः समाप्त मानी जाती है और उसको इसके बारे में सूचित करना चाहिए। और उसके अलावा भी जो सेक्शन 9 है पासपोर्ट्स एक्ट का, और जो फॉरेनर्स एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, इस सब के भी डिफरेंट सेक्शंस के वायलेशन का आरोप लगाते हुए इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया। रायबरेली से चूंकि सांसद हैं और रायबरेली के वोटर हैं, तो वहाँ से इन्होंने एक वहाँ की कोतवाली ने वहाँ के एसपी को एक चिट्ठी लिखी, कोतवाली को इसकी कॉपी दी और उसने कहा कि इसमें एफआईआर कायम करिए। आप समझ सकते हैं, चूंकि पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल मामला है, तो अंडरस्टैंडेबल है कि इसमें एफआईआर का आदेश नहीं हुआ और एसपी के लेवल का डिसीजन भी नहीं था। और ये विघ्नेश शिशिर जो थे, ये उससे शुद्ध होकर एसपी के रिजेक्शन से ये या पुलिस के रिजेक्शन से ये कोर्ट चले गए, जो आपने बहुत कॉमन सुना होगा 156(3) और आजकल 175(3) बीएनएसएस में 156(3) पहले वाला पुराना सीआरपीसी, उस धारा में ये कोर्ट में गए। और वहां पे चूंकि राहुल गांधी रायबरेली से एमपी हैं, तो इनकी जो भी मामले होते हैं वो एमपी एमएलए कोर्ट में चलते हैं। किसी भी तरह का अगर इनके विरुद्ध कोई मामला होगा तो एमपी एमएलए कोर्ट में गए, एप्लीकेशन पहुंची, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कोई रिलीफ नहीं मिली। तो फिर ये कालांतर में पहुंचे लखनऊ बेंच, चूंकि लखनऊ बेंच का जुडिक्शन लगता है रायबरेली, तो लखनऊ बेंच ये पहुंचे और वहां पे इन्होंने ये कहा कि साहब, जो 156(3) का जो मेरा रिजेक्शन हुआ है ये गलत हुआ है और इसमें एफआईआर का आदेश होना चाहिए। और अभी 4-5 दिन पहले, 5-6 दिन पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के ऑनरेबल जस्टिस, जो सिंगल बेंच जस्टिस थे, उन्होंने, जज साहब ने एक आदेश कर दिया कि इसमें एक ओरल डिक्टेशन था, वो ओरल डिक्टेशन था कोर्ट में। जो ये होता है दिन में, जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलती हैं तो दिन भर ऑर्डर्स होते हैं, तो सारी फाइलों पर ऑर्डर्स बोल दिए जाते हैं और बाद में डिक्टेशन होके टाइप होता है, टाइप होने के बाद शाम को उसको फिर दस्तखत किया जाता है। एक उससे फायदा भी है कि अगर ओरल कोर्ट में अगर कोई चीज़ गलत निकल गई है मुंह से, या गलत कोई चीज़ रेफरेंस आ गया है, तो शाम को उसको करेक्ट किया जा सके, रेक्टिफाई किया जा सके। ये भी इसका एक पर्पज है और शाम को टाइम भी लगता है। तो इसलिए वो सारे के सारे ऑर्डर्स जब एक साथ आते हैं दस्तखत होने के लिए, तो उस समय जब आया तो उस समय ये डिसीजन हुआ और जज साहब ने ये कहा कि ये जो आदेश हुआ ये गलत हुआ एफआईआर का। और 2014 का एक आदेश था फुल बेंच ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसमें हमारे फॉर्मर सीजेआई मिस्टर जस्टिस नाउ रिटायर्ड डीवाई चंद्रचूड़ साहब जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, 3 जज बेंच यानी कि फुल बेंच ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने ये जजमेंट दिया था। उससे पहले 2011 का एक केस था, 2011 में कहा गया था कि एक्यूज को सुनने की जरूरत नहीं है। 14 वाले में कहा कि अगर रिविजनल जो क्रिमिनल रिवीजन का जो मैटर आते हैं उसमें एक्यूज को भी सुना जाना चाहिए, उसको नोटिस दिया जाना। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले कोई नोटिस या उनकी सुनवाई नहीं हुई थी। इसका हम लीगल इसकी सारी के सारी इसकी चर्चा करेंगे कि कहाँ से क्या चीज आती है और ये किस प्रकार से पूरा का पूरा ये डेवलपमेंट हुआ। जैसे कि आपको मालूम ही है कि 156(3) और जो अभी पुराने सीआरपीसी का और जो नया 175(3) है बीएनएसएस का, वो साफ कहता है कि एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ पुलिस रिपोर्ट मे ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन। तो ये खास बात क्या है कि जो ये वाली पावर है मैजिस्ट्रेट की, जो कोर्ट की ये पावर है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए केस और इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। नंबर 1, ये सबको मालूम भी है कि केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होता है। नंबर 2,
इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करता है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर जरूरी है, तो वो उसमें इनबिल्ट हो जाता है। तो एफआईआर रजिस्ट्रेशन का जो स्टेज है ये प्री कॉग्निजेंस स्टेज है, यानी कि अभी कोर्ट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया, प्राइमा फेसाई एक तरह से आदेश दे दिया, कागज देखा, फैक्ट्स देखे और जो भी कंप्लेनेंट है उसके द्वारा जो प्रस्तुत साक्ष्य है उसको देखा, एग्जामिन किया, थोड़ा परीक्षण किया और उसके बाद संतुष्ट होने के बाद इसमें आदेश दे दिया। इसमें एक्यूज, क्योंकि प्री कॉग्निजेंस लेवल है तो इसलिए एक्यूज को सुनवाई का कोई इसको यहाँ पर अधिकार नहीं मिलता है। ये वहां पर है जहां पर पुलिस जब मना कर देती है, तो इसलिए कॉम्प्लेनेंट को रिलीफ देने के पर्पज से, इनफैक्ट देखा जाए तो उस पूरे सेक्शन का जो पर्पज है वो कॉम्प्लेनेंट को रिलीफ देने का पर्पज होता है। इसके बाद फिर सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में उसका क्रिमिनल रिवीजन होता है, जो मजिस्ट्रेट का आदेश है, सीजीएम का या एसीजीएम का। अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं एप्लीकेशन, अगर कर दिया ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन तब तो फिर कोई इशू खत्म हुआ, अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर इशू होता है, फिर वो क्रिमिनल रिवीजन में कॉम्प्लेनेंट जा सकते हैं, या तो जा सकता है कोर्ट ऑफ सेशन या फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट। इस मामले में वो हाई कोर्ट गए, तो हाई कोर्ट जाने के बाद जो सबसे पहला इसमें क्या होता है, जो 397 सीआरपीसी था पुराने वाला उसमें और नए वाला 438 बीएनएसएस, इसमें इनका क्रिमिनल रिवीजन लाई करता है। यहाँ गए साहब, इन्होंने क्रिमिनल रिवीजन फाइल किया। अब जो प्रपोज्ड एक्यूज था, जो क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि जो प्रपोज या प्रोस्पेक्टिव एक्यूज्ड है, who was never a party before the magistrate, मजिस्ट्रेट के सामने तो उसको कभी अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिला, तो इसको क्या नोटिस और एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू बी हर्ड इन दीज रिवीजन प्रोसीडिंग्स। ये सवाल है कि जिसको अभी तक नहीं सुना गया है, क्या उसको रिवीजन प्रोसीडिंग्स में एक नोटिस और राइट ऑफ बीइंग हर्ड, ऑडी अल्टरम पार्टम, जो लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा होगा नेचुरल जस्टिस पे और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में तो बहुत ज्यादा आता है, ये बाकी सभी जगह आता है, ऑडियो अल्टरम पार्टम। तो क्या उनको राइट ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये सवाल इसमें उठता है यहाँ पे। अब इस सवाल का जवाब क्या है ये देखिए। एक तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेक्शन 528 है बीएनएसएस का, जो 482 था पहले सीआरपीसी का, जहां पर इनहेरेंट पावर दी गई है हाई कोर्ट की, वहां पर भी जो राहुल गांधी की जो प्रोसीडिंग्स थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने, वो बीएनएसएस से गवर्न हुई और सेक्शन 528 से माना गया कि जो एप्लीकेशन फॉर एफआईआर डायरेक्शन है वो इनहेरेंट पावर में आता है क्रिमिनल डिवीजन के अलावा। तो राइट ऑफ हियरिंग प्रिंसिपल्स अंडर सेक्शन 401 टू सीआरपीसी अप्लाई थ्रू द कोरस्पोंडिंग सेक्शन 442 बीएनएसएस, ये इसमें हेल्प किया गया। एक जो मैंने बताया था शुरू में कि जो 2011 का केस था फादर थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जहां पर ये कहा गया था कि एक इसमें एक चीज और थोड़ी समझने की बात है यहाँ पे। बेसिकली एक चीज को इसमें ये समझना है कि जो एफआईआर को दर्ज करने का आदेश है या एफआईआर को दर्ज करने के आदेश का रिजेक्शन है बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156(3) सीआरपीसी अर्लियर और 175(3) बीएनएसएस नाउ, इज दैट इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का मतलब होता है कोई ऐसा ऑर्डर जो कि प्रोसीजरल है नेचर में और जिससे कोई वाइटल राइट या कोई टाइटल डिसाइड नहीं होता, दैट इज कॉल्ड इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। तो अगर हम इसको ये मान ले कि एफआईआर दर्ज करने का जो आदेश है या रिजेक्ट करने का जो आदेश है वो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है, तब तो फिर कोई क्रिमिनल डिवीजन होता ही नहीं उसके खिलाफ, या अगर होगा भी तो फिर उसमें एक्यूज को सुनवाई का अधिकार दिया जाए ना दिया जाए, ये बड़ा एक अलग से चर्चा का विषय है और उसमें सुनवाई बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने ये माना कि जो रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन है अंडर सेक्शन 156(3), जो 2014 का केस था, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का केस था, जगन्नाथ वर्मा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जगन्नाथ वर्मा स्टेट ऑफ यूपी अनदर, जिसमें मैंने बताया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का जो आदेश था, उसमें इन्होंने कहा कि रिजेक्शन इज नॉट इंटरलोक्यूटरी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 3 प्रिंसिपल जो उसमें इस्टेब्लिश किए गए थे वो ये किए गए थे। नंबर 1 तो उन्होंने कहा था कि 156(3) में अगर एफआईआर दर्ज करने का जो एप्लीकेशन है, जो रिक्वेस्ट है, अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो नंबर 1 तो इंटरलोक्यूटरी नहीं है। इंटरलोक्यूटरी वो इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा जो एक ऑर्डर है ये डिसाइड करता है वाइटल राइट ऑफ द कंप्लेनेंट एंड इज अमेंडेबल टू द रिलेटिव ऑफ क्रिमिनल रिवीजन अंडर सेक्शन 397 सीआरपीसी। तो उन्होंने माना कि ये एक उसके वाइटल राइट को डिसाइड करता है। अब वाइटल राइट को चूंकि डिसाइड करता है इसलिए राइट ऑफ हियरिंग इसमें होगा। तो person suspected of having committed the crime is entitled to an opportunity of being heard before a decision is taken by the revisional court। ये तीसरा इन्होंने कहा। 3 चीज क्या क्या कही
कि फादर थॉमस का जो स्कोप था वो यहाँ पे लागू नहीं होता। दूसरा का रिजेक्शन इज नॉट इंटरलोक्यूटरी, और तीसरा इन्होंने प्रिंसिपल ले डाउन किया 2014 का जजमेंट जो था कि राइट ऑफ हियरिंग उसको मिलता है। इसीलिए अभी मैं आगे आऊंगा 20 तारीख जो कल लगी थी इसमें क्या हुआ उसमें। अब इसका स्टैट्यूटरी टेक्स्ट इसमें क्या है। राइट ऑफ हियरिंग जो है 401(2) पुराने वाला सीआरपीसी, और जो नया वाला 442(2) है, इसमें लिखा हुआ है कि नो ऑर्डर्स अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड टू द प्रेजुडिस ऑफ द अक्यूज्ड और अदर पर्सन अनलेस ही हैज हैड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आइदर पर्सनली और बाई प्लीडर इन हिज ओन डिफेंस। यानी कि ये लीगल राइट है उसका। इसके अलावा ये एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी मैंडेट है ऑफ द ऑडियो अल्टरम पार्टम प्रिंसिपल विद इन द रिविजनल फ्रेमवर्क। इट्स लैंग्वेज इज एब्सोल्यूट, नो प्रीजुडिशियल ऑर्डर में बी पास्ड विदाउट ए हियरिंग। क्लियर हो गया यहाँ तक का। जब हमने समझ लिया तो अब ये बात आई कि डज इट अप्लाई एट द प्री कॉग्निजेंस स्टेज। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि जो एफआईआर दर्ज करने का आदेश है वहां पर कोर्ट मामले की कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है। कॉग्निजेंस तब लेता है जब आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुलिस चार्जशीट या एफआईआर फाइल होती है, तब उसकी कॉग्निजेंस ली जाती है। वहां पर तो राइट ऑफ बीइंग हर्ड और कॉपी देना बहुत सारा लंबा प्रोसीजर है, वो बहुत लंबी प्रक्रिया है, वो तो होता ही होता है। तो क्या ये वाला जो स्टेज है, जो प्री कॉग्निजेंस स्टेज है, क्या इस पर ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई करता है क्या, राइट ऑफ बीइंग हर्ड वाला? ये एक सवाल आया था। इसके बारे में बड़ा क्लियरली कहा, इन्होंने कहा कि यस ही, इसमें साफ बोला कि द प्रपोज एक्यूज्ड ऑब्जेक्शन इज इन सच रिवीजन is often met with the counter argument that at the pre-cognizance stage where no FIR has yet been registered and no cognizance taken, the person is merely a suspect and not an accused, and therefore section 401(2) does not apply. ये कहा, लेकिन द आर्गुमेंट हैज बीन कॉम्प्रिहेंसिवली रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अपेक्स कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, और उन्होंने इसका स्टेज का चक्कर ही खत्म कर दिया। कई सारे मामले इसमें आए। एक जो सबसे लीडिंग केस इसमें आया था, मनहर भाई मुलजी भाई कपाड़िया वर्सेस शैलेश भाई मोहन भाई पटेल। 3 जज बेंच ने जजमेंट दिया और इसमें इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 402 ऑफ द कोड द सस्पेक्ट्स गेट राइट ऑफ हियरिंग बिफोर रिविजनल कोर्ट ऑल्दो सच ऑर्डर वाज पास्ड विदाउट देयर पार्टिसिपेशन। साफ साफ बोल दिया। दिस स्टेज इज नॉट इंपॉर्टेंट वेदर इट इज प्री प्रोसेस स्टेज और पोस्ट प्रोसेस स्टेज। दिस रूलिंग इज ऑफ प्रोफाउंड इंपॉर्टेंस बिकॉज द कोर्ट एक्सप्रेसली हेल्ड दैट द स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स इज इररिलेवेंट टू द राइट अंडर सेक्शन 401(2). द राइट एग्जिस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कॉग्निजेंस हैज बीन टेकन और नॉट। इससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद कई सारे और केस हुए, एएन संथानम, बाल मनोहर जालान, संध्या कुमारी एंड अदर्स। इन सारे केसेस में इसको कंफर्मेशन किया गया अपेक्स कोर्ट के द्वारा। नाउ सवाल है कि अक्यूज को सुना क्यों जाना चाहिए? इसका रैशनल क्या है? रैशनल इसका ये है कि द रिवीजन में रिजल्ट इन ए डायरेक्शन टू रजिस्टर एन एफआईआर। जैसे उसका रजिस्टर करने की जो एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट किया मैजिस्ट्रेट ने, अभी तक अक्यूज उससे प्रभावित नहीं हुआ है। लेकिन अगर रिविजनल कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट ये आदेश कर देता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को पलटते हुए कि आप एफआईआर लिखिए, एफआईआर रजिस्टर करिए, इन्वेस्टिगेट करिए, तब क्या होगा? तब तो वो अक्यूज के राइट को फिर अफेक्ट करेगा। एंड इट विल, क्या एफआईआर रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है डायरेक्टली ट्रिगरिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन, द पॉसिबिलिटी ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट एंड कस्टोडियल इंटेरोगेशन। दीज आर कॉन्सिक्वेंसेज दैट वाइटली अफेक्ट द लिबर्टी ऑफ द प्रपोज्ड अक्यूज अंडर आर्टिकल 21। तो अब यहाँ पे आर्टिकल 21 भी प्ले में आ गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए उसको राइट ऑफ, ये रैशनल दिया गया कि राइट ऑफ हियरिंग क्यों होना चाहिए। 10 नंबर 2, the proposed accused may have factual and legal submission that are wholly unknown to the revisional court। हो सकता है कि accused को तो अभी सुना ही नहीं गया। हो सकता है उसके पास कुछ ऐसे फैक्ट्स हो, ऐसे लॉ लीगल उसका कोई डिफेंस हो जिसके बारे में रिविजनल कोर्ट को ऑर्डर करने से पहले जानना जरूरी हो। तो उसके लिए भी ये आवश्यक है कि उसको सुन लिया जाए। फॉर इंस्टांस इन्होंने उदाहरण भी दिया है कि दैट द कंप्लेंट इज मैलिशियस, द कंप्लेंट है मैलिशियस है, दुर्भावनापूर्ण है, दैट द एलिगेशंस डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट कॉग्निजेबल ऑफेंस, बनता ही नहीं है, ऐसा ही हो सकता है। इस तरह की बातें हो सकती है, इसलिए उन्होंने कहा तो उसको सुनना जरूरी, जो तभी पता चलेगा जबकि आप एक्यूज को सुनेंगे और उसको राइट देंगे कि अपने जो उसका एविडेंस है उसको ऑफर करें। प्रोसीजरल फेयरनेस, प्रपोज एक्यूज लिबर्टी इंटरेस्ट इज एंगेज। चूंकि इन्वेस्टिगेशन जो होता है ना, ये कहना की बात है, जिन लोगों ने झेला है उन्हें मालूम है कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन इतना आसान काम नहीं होता। एफआईआर रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस, इट्स आई मीन अगर किसी ऐसे व्यक्ति जिसने पहले कभी फेस नहीं किया है उसके साथ खुदा ना खास्ता ऐसी स्थिति आती है तो मतलब ये समझिए कि जिंदगी का पूरा ट्रैक बदल जाता है। तो कितना स्ट्रेस, कितना हैरेसमेंट, कितना टाइम का इन्वेस्टमेंट, कितना रिसोर्सेज और रेपुटेशन, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इतना आसान चीज नहीं है। इसीलिए इस तो बड़ा संवेदनशील मामला होते हुए उसकी लिबर्टी का जो इंटरेस्ट है वो भी उसमें इंगेज्ड है। ये बात मानते हुए इसने ये कहा कि विदाउट दी incongruence to direct police investigation behind the back of the very person to be investigated, ये उचित नहीं है। उसके
एट द बैक ऑफ द एक्यूज इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना। अब इस मामले में जैसे मैंने बताया शुरू में, पूरी मैंने कहानी बता दी थी, विघ्नेश शिशिरवारी, पूरी बात मैं आपको बता चुका, फैक्ट्स मैंने बता दिए। इस तरह से मामला पूरा हुआ। जज साहब ने जब ये हो जाता है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात हुई। एक तो इसमें एक चीज और है, कि किसी भी कोर्ट की ये पावर है कि वो टाइप होने से पहले या साइन होने से पहले अपने किसी भी, यद्यपि ओरल जो ऑर्डर्स होते हैं, डिक्टेशंस होती हैं, वो लीगल फोर्स होती है उसकी, लेकिन उसको करेक्शन करने का इनहेरेंट पावर्स होती है कोर्ट की। तो इसमें कोर्ट ने बिल्कुल अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया और ये जस्टिस को और ज्यादा इंश्योर करेगा। ये बल्कि एक तरह से देखिए कि अगर ये लैक्यूना रह जाता, चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फुल बेंच का डिसीजन है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर तो मान्य है ही है, सारी बेंचेस के ऊपर, ये तो सिंगल बेंच थी, तो वो तो एक तरह से एक ये हो जाता कि जो पहला प्रेसिडेंट है उसके खिलाफ आपने फिर किस तरह से ऑर्डर्स कर दिए। तो इसीलिए कोर्ट ने इन एन अनयूजुअल बट प्रोसीजरली करेक्ट स्टेप द कोर्ट इफेक्टिवली विदहेल्ड द ऑपरेशन ऑफ इट्स ओन ओरल डिक्टेशन डायरेक्शन before it crystallized into a formal signed order. This reflects the inherent power of a court to correct a manifest error of law before the order is finalized. जैसे मैंने बताया कि उसकी अपनी पावर है, तो ये बहुत ही अच्छा रहा और मैं समझता हूँ कि ये परफेक्ट, इसमें प्रोसीजरली जो एक गलती हो सकती थी उसको बचा दिया गया। अब 20 तारीख को क्या हुआ है कल, मैं इसीलिए आज बनाई ये वीडियो, मैं देखना चाह रहा था कि 20 तारीख को क्या हो। 20 तारीख को इन्होंने रिक्यूज कर लिया है जज साहब ने, ऑनरेबल जस्टिस ने, और इसको चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट साहब से रिक्वेस्ट की है कि इसको किसी और बेंच को दे दिया जाए। और हमारा सोशल मीडिया तो एक तरह से अफवाहों का अड्डा होता ही है, तो उसमें मैं देख रहा था तमाम प्रकार की उल्टी सीधी बातें। चूंकि इस तरह की जो चीज है थोड़ा अनयूजुअल तो होती है कि जो कोर्ट पर डिक्टेशन दिया उसके एकदम से 180 डिग्री कुछ और चीज पास करनी पड़ रही है, तो उसको लेके बहुत तरह की तमाम बातें, सोशल मीडिया का संज्ञान बाकायदा दिया गया और ये सब चीजें हमारे यहाँ है, क्योंकि पॉलिटिकल इशू है वैसे भी। तो मुझे तो बल्कि उल्टा ये लगता है कि अगर प्रोसिक्यूशन के दिमाग, अब मेरा ये अपना सबमिशन है कि अगर इसको प्रोसिक्यूशन के दिमाग से, यानी कि जो विघ्नेश शिशिर है, अगर उसके बातों से देखा जाए, सोचा जाए, तो ये तो उनके लिए एक बून इन डिस्गाइज हो गया। क्योंकि अगर देखिए ऐसा है कि अगर हाई कोर्ट कोई ऑर्डर कर रहा है एफआईआर दर्ज करने का, और मुझे पता ये भी चला था, ये भी कहीं रिपोर्ट हुआ है, पब्लिक डोमेन में है शायद, कि कुछ इसमें यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया गया और एमएचए से कुछ इसमें इंफॉर्मेशन मंगाई गई थी, कुछ फैक्ट्स लिए गए थे, शायद एफिडेविट वगैरह के थ्रू लिए गए होंगे, ऑन रिकॉर्ड होगा, मुझे पूरा जानकारी नहीं है कि कोर्ट में क्या है, लेकिन जो मैंने रिपोर्टेड कहीं से पढ़ा है, मैं उतना कंफर्म नहीं करता उसको, लेकिन मैं मानता हूं कि विश्वसनीय है वो। तो जो चीजें एमएचए ने रखी हैं उसको कंसीडर करने के बाद, सारे फैक्ट देखने के बाद, पर्याप्त सुनने के बाद, ऑनरेबल हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने ये ऑर्डर किया था, तो ये तो माना जा सकता है कि प्राइमा फेसाई एविडेंस रहा होगा या होगा। तो मुझे लगता नहीं कि सुनवाई हो जाने मात्र से इसमें कोई फर्क आने वाला है, ये मेरा अपना सबमिशन है। तो ऑर्डर तो अगर वही रहता है, दोबारा फिर एफआईआर का ही आदेश होता है और प्रोसीजरल लैक्यूना को खत्म करने के बाद होता है, तब तो वो कंप्लेनेंट के लिए और अच्छी चीज है, जो पेटिशनर है उसके लिए और अच्छा हो गया। अदरवाइज तो डबल बेंच के सामने या अपेक्स कोर्ट के सामने जाते ही फर्स्ट साइट में स्टे हो जाता है ऑर्डर, ही या तो क्वैश हो जाता है या स्टे हो जाता है। तो इसलिए ये तो और ठीक रहा कि सुनवाई के बाद होगा, तो जो डिफेंस का, या कहिए कि जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है दोहरी नागरिकता का, अगर उनके द्वारा ये डिफेंस लिया जाता वहां पे के साथ, देखिए प्रोसीजरल मिस्टेक है, 2014 की रूलिंग, उसका पालन नहीं किया, तो वो तो उनको रिलीफ मिलती, अब वो प्लग कर दिया गया है, रास्ता बंद कर दिया। टेक्निकल ग्राउंड पे रिलीफ जो मिल सकती थी वो भी शायद जुडिशरी देखते हैं क्या होता है कोर्ट्स में। लेकिन मेरा अपना, जैसे मैंने बताया, एक विद्यार्थी के नाते कानून के और पुलिसिंग का जितना, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर का जितना मुझे अनुभव रहा है, तो एक टेक्निकल ग्राउंड पे रिलीफ की स्थिति बन सकती थी, उसको प्लग किया है। कुल मिला के आज की इस वीडियो का मेरा पर्पस ये था कि एक महत्वपूर्ण विषय पे उसको कनेक्ट करते हुए, उसके प्रोसीजर क्या है, उसका लॉ क्या है, और सब लोग समझें। और ये बहुत ही कॉमन सी चीजें है, 56(3) की बहुत चर्चा होती है, आम आदमी भी इसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जो 56(3) में कोशिश करते हैं कि उनका मुकदमा कायम हो जाए, एफआईआर लिखी जाए। उनके लिए भी एक ये, मैं समझता हूँ कि जितना भी आज इसमें मैंने कंट्रीब्यूट किया, सहयोग किया है, जो ये सब जो बताया है, ये शायद उपयोगी होगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। आप कृपया करके मेरे चैनल को अपना स्नेह और जो हमारे श्रोता और दर्शक हैं, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। थोड़ा इसको सब्सक्रिप्शन बढ़वाइए और शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी नई सूचना के साथ, नए डिस्कशन के साथ, नए विमर्श के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।